अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, डायनामिक्स। इससे पहले हमने मोशन में जो डिस्कस किया था, काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया था, और काइनेमेटिक्स में हमने मोशन को डिस्कस किया था, लेकिन कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि मोशन होती है किसी बॉडी की स्पीड, किसी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। इन पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये पैरामीटर्स किस वजह से होते हैं या चेंज होते हैं, वो कॉज को हमने डिस्कस नहीं किया था। तो डायनामिक्स में बेसिकली हमने उस कॉज को डिस्कस करना है। डायनामिक्स को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस। ये बेसिकली फोर्स ही है जो ये मोशन जो है परफॉर्म करवाती है या किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द मोशन। सिंपल वर्ड में, डायनामिक्स में हमने स्टडी करना है फोर्सेस को, और फोर्सेस के जो किसी भी बॉडी पर जो इफेक्ट्स होते हैं उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स एक्चुअली होती क्या है। स्टूडेंट, फोर्स जो है वो एक पुश या पुल होता है। जैसे ग्रेविटी है, किसी भी मैसिव बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। इसी तरह हमने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना हो या अपने से अवे मूव करवाना हो, तो हम भी उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में, जिससे वो बॉडी या तो पुश होती है या पुल होती है। तो इट मीन्स फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। और सेकंड, ये याद रखिएगा कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। और इसके बाद फोर्स जो है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकती है, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फोर्स कैन चेंज अब यहां से हम डिस्कस करते हैं फोर्स किन किन चीजों को चेंज कर सकती है। सबसे पहले, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप अगर एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ब्रेक को प्रेस करेंगे, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सेलरेटर को या ब्रेक को प्रेस करने का मतलब है हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और उस फोर्स के एक्सर्ट होने से स्पीड में चेंज आ रही है। इवन कि अगर आप ना एक्सेलरेटर को प्रेस करें ना ब्रेक को प्रेस करें, तब भी आप देखेंगे कि आपकी कार की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। या अगर किसी हाइट पे हम जा रहे हैं, तो हाइट पर अगर आप एक्सेलरेटर से पैर उठा लें, उसको प्रेस ना करें, तो कार जो है वो स्पीड उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी स्पीड चेंज हो रही है ना, इट मींस वहां पर कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो पहला पॉइंट हो गया, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड वन इज, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, आप एक स्ट्रेट रोड पे कार चला रहे हैं, आगे कर्व है, तो कार जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। कर्व पे आते ही कार खुद ब खुद कर्व की तरफ अपने आप को मूव नहीं करवाएगी। ये बात हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी डिस्कस करेंगे। आपको कार को मूव करवाना पड़ेगा, कार के स्टीयरिंग को आप घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे, जिसकी वजह से कार पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी, और कार जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करके उस कर्व पाथ को फॉलो करेगी। तो उस कर्व पाथ को फॉलो करने के पीछे भी एक फोर्स होगी, जो ये सारा जो टास्क है परफॉर्म करवाएगी। या फॉर एग्जांपल, एक सर्कुलर पाथ है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। तो सर्कुलर पाथ में भी बॉडी की जो डायरेक्शन है मोशन की, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर,
ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स ही डायरेक्शन चेंज करवा रही है ताकि बॉडी को वो सर्कुलर पाथ में ही रख सके। तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरे पास ये एक स्फीयर है या एक सर्कल है, अगर इस पर मैं राइट साइड से एक फोर्स लगाऊं, राइट साइड से फोर्स लगाऊं, लेफ्ट साइड से फोर्स लगाऊं, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये यहाँ से भी कंप्रेस होगा, यहाँ से भी कंप्रेस होगा फोर्स की वजह से, तो इसकी शेप जो चेंज हो जाएगी। एक बॉल है, बॉल को पकड़कर प्रेस करते हैं तो बॉल जो है वो स्क्वीज होती है, वो बेसिकली शेप ही चेंज हो रही है। ठीक। और लास्ट पॉइंट है साइज। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकती है। सपोज कि ये एक हमारे पास एक स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग पर फोर्स एक्सर्ट करूं राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी, तो हम ये देखेंगे जो स्प्रिंग है इसके जो ये लूप्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया है। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है यानी साइज इंक्रीज कर गया। और अगर इन पर मैं फोर्स लगा दूं इस डायरेक्शन में, इन्हें कंप्रेस करूं, तो कंप्रेस होने की वजह से ये जो लूप्स हैं एक दूसरे के फर्दर क्लोज हो जाएंगे और साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो किसी बॉडी का साइज जो है उसको भी चेंज कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फोर्स के बारे में आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। एक एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है राइट वर्ड 10 न्यूटन और लेफ्ट वर्ड भी 10 न्यूटन। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उस केस में हम नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो नेट या रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम फोर्सेस को डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं उनसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो देखें, ये वाली फोर्स राइट वर्ड है, राइट वर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड फोर्सेस या वेक्टर क्वांटिटीज आर टेकन एज नेगेटिव। तो इट मींस 10 माइनस 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। इट मींस अगर sum of all forces acting on an object is 0, this force is called balanced force. बैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स हमेशा 0 होगी, और अगर नेट फोर्स 0 होगी तो इसका मतलब है इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी, या इस बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड 0 होगी, बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है। और एक और पॉइंट है कि जब भी नेट फोर्स 0 होगी तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ये आपने कुछ इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, याद करने क्वेश्चन में ये यूज होंगे। ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या होती है? बैलेंस फोर्स इज अ वन इन विच हुज रिजल्टेंट इज 0। नेट फोर्स जब 0 होगी तो वो बैलेंस फोर्स ही कहलाएगी। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, यहाँ पर राइट वर्ड फोर्स लगी है 10 न्यूटन और लेफ्ट वर्ड फोर्स लगी है 8 न्यूटन। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं सॉल्व करूं, नेट फोर्स फाइंड करूं, राइट वर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड फोर्स इज नेगेटिव, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 न्यूटन विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स if the sum or resultant of all forces is not equal to 0, then this resultant force is called unbalanced force। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में जो नेट इफेक्ट है, नेट फोर्स है, वो 0 नहीं होती।
अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी इट मीन्स एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेरिएबल होगी, बॉडी रेस्ट पे भी नहीं होगी और इक्विलिब्रियम में भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने कुछ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चन में स्पेसिमन क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से आपको करवा देता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बाकी जब न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे तो उसमें इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो हम करेंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है 15 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। अगर आपसे पूछें कि आप ये बताएं कि क्या ये बैलेंस फोर्सेस हैं या अनबैलेंस्ड हैं, तो अब क्या करेंगे, 15 न्यूटन, लेफ्ट वर्ड की फोर्सेस के लिए माइनस साइन, तो लेफ्ट वर्ड की दोनों फोर्सेस जो हैं ये सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो भी 15 होगा। तो 15 क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है इसलिए माइनस साइन साथ आएगा, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इट मींस नेट फोर्स इज 0, दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। और इसी तरह बैलेंस फोर्सेस हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल में भी हो सकती हैं। अगर यहाँ की फोर्स 10 न्यूटन है और डाउनवर्ड फोर्स भी 10 न्यूटन है, तो अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव, तो 10 माइनस 10 अगेन 0, तो ये भी बैलेंस फोर्सेस हैं। तो इट मीन्स के बैलेंस फोर्सेस जो हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल केस में भी हो सकती हैं। तो इस तरह बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी न्यूटन सेकंड लॉ में इसकी डिटेल आएगी, इसको डिटेल के साथ हम वहां पर डिस्कस करेंगे।